नमस्कार। स्वराज डिजिटल की 24 की 64 में आपका स्वागत है और मैं हूं सुशील शर्मा। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हो चुका है, लेकिन देश में अभी भी चुनावी रण जारी है। 7 चरणों में देश में सभी 543 सीटों पर चुनाव होना है और हम अब लेके चलते हैं आपको मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होकर हम लेके चलते हैं देश के सबसे बड़े लोकसभा सीट देने वाले सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां की 80 सीटों पर चुनाव होना है और 5वें चरण की तैयारी चल रही है। और वहां हम इस वक्त सबसे हॉट सीट पर आपको लेकर चलेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और वो सीट है रायबरेली सीट। जी हाँ, रायबरेली, जहां से कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतरे हैं। वो वायनाड से चुनाव लड़ चुके हैं, वहां पर मतदान हो चुका है और अब उन्होंने रायबरेली पर जो है फोकस किया है। हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे अजय त्रिपाठी जी, स्वराज एक्सप्रेस के स्टेट एडिटर। अजय जी, आपका स्वागत है। बीजेपी 2019 में अमेठी में राहुल गांधी को चुनाव हरा चुकी है, वहां से स्मृति ईरानी ने चुनाव जीता था। उसके बाद राहुल गांधी वायनाड चले गए थे और वायनाड से जो है वो सांसद बनकर संसद में पहुंचे थे। इस बार वायनाड का चुनाव खत्म होने के बाद वो वापस उत्तर प्रदेश की तरफ आए हैं और रायबरेली, जो कि उनकी माता सोनिया गांधी की सीट है, वहां से चुनाव मैदान में हैं। वहां से बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह, जो कि 2019 का चुनाव लड़े थे और उस चुनाव में सोनिया गांधी से पराजित हुए थे, पुनः उन पर विश्वास जताया है। मैं आपको ये भी अब बता दूं कि दिनेश प्रताप सिंह वही व्यक्ति हैं जो कभी सोनिया गांधी की करीबी रहे थे और बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद 2019 का उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ा और कम अंतर से, लगभग 1.25 लाख वोटों के अंतर से ही हारे थे। लेकिन बीजेपी का फोकस कांग्रेस के इन बड़े दिग्गजों पर लगातार बना हुआ है, इसलिए उनको यूपी में विधानमंडल में भेजा गया, विधानमंडल में से चुनकर भेजा गया और फिर उन्हें मंत्री भी बनाया गया। अजय जी, इस बार रायबरेली में मुकाबला और ज़्यादा दिलचस्प है। सोनिया गांधी के हाथों जो व्यक्ति पराजित हो चुके हैं, वही व्यक्ति अब राहुल गांधी से मोर्चा लेंगे। क्या लगता है, राहुल गांधी की इस रायबरेली से चुनाव लड़ने से कितना महत्वपूर्ण हो गया है चुनाव? और क्या बीजेपी, जो कि रायबरेली गांधी परिवार की प्रतिष्ठित सीट है, यहाँ से सिर्फ 3 बार अन्य दल को फतह मिली है, उनमें से एक बार 1977 का चुनाव था जब राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हराया था और उसके बाद 96 के चुनाव में अशोक सिंह वहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार बन के जीते थे और अगला चुनाव भी जीते थे। लेकिन उसके बाद से लगातार वहाँ पर गांधी परिवार या गांधी परिवार के विश्वस्त नेताओं का ही वहाँ पर संसद चुनकर आए हैं। जी देखिए, यूपी की ये 3 सीटें जो हैं आपका अमेठी हुआ, रायबरेली हुआ, फूलपुर हुआ, ये गांधी परिवार की बड़ी परंपरागत सीटें हैं और उस ढंग से वहाँ की पूरी जो कैलकुलेशन होता है, पॉलिटिकल समीकरण बनते हैं, उस हिसाब से बनते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है कि व्यक्तिगत तौर पर ये सुशील जी की राहुल गांधी को वहाँ पर लाना और पहले से कोई डिक्लेरेशन ना होना, उम्मीद थी कि सोनिया गांधी वहाँ लड़ेंगी और राहुल गांधी चूंकि पिछली बार अमेठी से, जो भी गांधी परिवार की परंपरागत सीटें, वहाँ से चुनाव हारे, वायनाड गए, बिल्कुल उत्तर से दक्षिण चले गए और वापस में वायनाड से इस बार भी वो कैंडिडेट्स हैं और वहाँ से प्रत्याशी भी हैं, वहाँ से सांसद भी हैं और वापस राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ रहे हैं अब वापस आकर के उत्तर प्रदेश में, और वो भी रायबरेली जा रहे हैं अपनी माँ की सीट पर। तो कई बार जनता का भरोसा उठता है कि आप ये दल बदल, आप अपनी मुफीद का काम करना चाहते हो, तो कई बार इरादे बदल जाते हो। और बीजेपी ने अगर इसको कैश कर लिया कि आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक, या बीजेपी ने इस प्रोपेगेंडा में बीजेपी हावी हो गई कि ये तो यहाँ से जीतने के बाद भी किसी अपने व्यक्ति को लड़ा देंगे, अभी तो बचाना चाहते हैं सीट और ये फिर वायनाड वापस चले जाएंगे, वहीं के रहेंगे, तो फिर ये मुझे लगता है कि रायबरेली इस गांधी परिवार के लिए बड़ी मुश्किल सीट हो जाएगी। जी देखिए, मुश्किल इसलिए भी लग रही है कि अगर हम उस रायबरेली लोकसभा की बात करें तो वहाँ उस लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती है। उन 5 में से एक पर भी इस वक्त कांग्रेस कॉबीज नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर 4 सीटों पर कांग्रेस चौथे स्थान पर रही थी और तीसरे स्थान पर रही थी और एक सीट पर चौथे स्थान पर रही थी। वहाँ पर ज़्यादातर सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन शायद इसी को एक मजबूत आधार मानकर राहुल गांधी वहाँ पर डटे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में भी बीजेपी सेंध लगा चुकी है। एक तो वहाँ से अदिति सिंह जो कांग्रेस की विधायक थी, वो बीजेपी में आ चुकी हैं और वहीं जो है मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी से विधायक, वो भी बीजेपी में आ चुके हैं। और हाल ही में अमित शाह जब रायबरेली गए थे तो इन्हीं के घर पर गए थे। तो आपको लगता नहीं कि ये भी एक बड़ा रिस्क राहुल गांधी ने लिया है कि अमेठी में स्मृति ईरानी से हार चुके हैं और अब रायबरेली, ठीक है, उनकी माता जी की सीट है और वो उस सीट को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन चुनौती बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पर।
नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए राहुल गांधी के संग प्रॉब्लम क्या है, एक तो वो पॉलिटिकली कम समझते हैं, दूसरा वो जो जिन समीकरणों पर उत्तर प्रदेश में विशेषकर चुनाव होते, चाहे वो रायबरेली का हो, या फैजाबाद का हो, चाहे सुल्तानपुर का चुनाव हो, या अमेठी के में सीटें हों, बड़ा जाति समीकरण मायने रखते हैं और छोटी छोटी बातों पर मुद्दे बनते हैं। तो राहुल गांधी उस परिवार के सदस्य होने के बावजूद उन मुद्दों को ध्यान नहीं रखते, और लेकिन पिछले आप देखिए पिछले 5 साल में गांधी परिवार का अमेठी के साथ या रायबरेली के साथ जुड़ाव बिल्कुल कम रहा, और इसीलिए देखिए समाजवादी पार्टी जैसे कि 5 की 5 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के पास है, बीजेपी लगातार उसमें सेंध लगा रही है, और बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, विशेषकर अमित शाह जिस तरह से पूरी रणनीति बना रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम वो पूरी रणनीति बना रहे हैं, उसे साफ लग रहा है कि बीजेपी इस पर हावी होना चाहती है सीट पर, और वो किसी भी हालत में वापस कांग्रेस परिवार के पास, अगर सोनिया जी वहाँ से नहीं है इस बार, तो नहीं चाहेगी बीजेपी की ये सीट कांग्रेस परिवार के पास जाए। और चूंकि राहुल गांधी को अमेठी में शिकस्त दी जा चुकी है, तो रायबरेली से भी देना चाहते हैं, और कुल मिलाकर के वो किल करना चाहते हैं राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को। और बीजेपी का टारगेट सिर्फ ये कांग्रेस को हराना या सत्ता में बने रहना या वहाँ पर बाकी चुनाव में जीतना। टोटल उसकी पॉलिटिक्स ये है कि उसको पप्पू साबित कर देना, जो बार बार एक उनके बारे में राहुल जी के बारे में बोला जाता है, वो उसको पप्पू साबित करने की कोशिश कर रही है, और बीजेपी इस रणनीति में बहुत हद तक जा सकती है। इसलिए आप देखिए कि वो जैसा अदिति सिंह बीजेपी में शामिल हो गए, इसके बाद आप देखिए कि दिनेश प्रताप सिंह जी के लाया गया, उसके बाद तमाम नेता जो होते हैं जिनके घर अमित शाह भी जा रहे हैं, और ये सारी की सारी मुलाकातें ये बताती हैं कि माहौल को बदलने की कोशिश वहाँ पर की जा रही है, और इस माहौल में जब जाति समीकरणों का तड़का लगेगा, तो मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल बड़ी चुनौती सीट हो जाएगी गांधी परिवार के लिए। अजय जी, एक बात और हमारे दर्शकों को समझाइए कि जो लगातार जो किसी एक दल की सीट रहती है या किसी एक परिवार की सीट रहती है, तो उसका पैमाना क्या रहता है? क्योंकि यहाँ जो मैं अभी देख रहा हूँ, चुनाव दर चुनाव जो परिणाम देख रहा हूँ, उसमें अगर आप को मैं बताऊँ तो 2006 का जो उपचुनाव हुआ था, वहाँ पर जब सोनिया गांधी चुनाव लड़ी थी, तो 80% से ज़्यादा वोट सोनिया गांधी को मिला था, यानी कांग्रेस को मिला था। तो ये तो ठीक है कि ये इसका मतलब है कि बहुत बड़ा वहाँ पर कांग्रेस का इफेक्ट था, सोनिया गांधी का प्रभाव था। लेकिन अगर लगातार हम देखें तो क्या लगातार जीतना, मार्जिन कम होना महत्वपूर्ण होता है, या लगातार जीतना और मार्जिन भी बढ़ते जाना, उससे जो है जुड़ाव कहेंगे, किस उस पर देखें? क्योंकि यहाँ पर सोनिया गांधी भले चुनाव जीत रही हैं, लेकिन मार्जिन उनका लगातार कम हो रहा है, और पिछली बार जो है 1,67,000 वोट से ही जीत पाई थी। तो उसके बावजूद भी ये क्या परिवार की या कांग्रेस का गढ़ ही कहलाएगी? क्या इसको कह सकते? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए आप जैसे मध्य प्रदेश की सीटें हैं, या महाराष्ट्र की सीटें जहाँ से अजित पवार या शरद पवार जी लड़ा करते थे, या आप उड़ीसा चले जाइए जहाँ से बीजू पटनायक का परिवार लड़ा करता था, ऐसी बहुत सारी सीटें होती जहाँ पर एक ट्रेडिशनल वोट बैंक होता है। मध्य प्रदेश में झाबुआ की सीट पकड़ लीजिए, या गुना की सीट पकड़ लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव पिछली बार हार गए, उसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि सिंधिया परिवार की वो सीट नहीं है, क्योंकि एक जो रिश्ता होता है वोटर के साथ वो बड़ा परंपरागत बन जाता है, व्यक्तिगत रूप में चला जाता है, और यही स्थिति रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों की है। गांधी परिवार के साथ इन सीटों का जो रिश्ता है वो बड़ा व्यक्तिगत हो गया है, तो चुनाव में मार्जिन कम होना या कम होना, मार्जिन घट जाना या हार भी जाना। मार्जिन कम क्यों होता है? यदि आपकी पारिवारिक प्रतिष्ठित सीट है और आप लगातार आपका परिवार वहां से जीता, मार्जिन कम होना किस नजरिए से देखा जाना चाहिए? मार्जिन कम होने का एक बड़ा कारण सिर्फ ये होता है कि लोगों की जो नाराजगी होती है, और जो एक बड़ा वर्ग जो होता है जब देखता है कि एक वर्ग विशेष किसी व्यक्ति को सपोर्ट करा, तो 4 लोग अपने आप नाराज होंगे, कोई कारण नहीं होता है, वो बिना वजह में नाराज आ जाते हैं। और अगर ये माना जा रहा है कि एक बड़ा तबका, मान लीजिए कोई गांव अगर किसी को वोट दे रहा है, और माना हम तो राहुल गांधी को ही वोट देंगे, तो बगल वाले गांव के 4 लोग बिना वजह में नहीं, राहुल को तो नहीं देना अपन को, चलो किसी और को दे के आते हैं। एक जो मानवीय परंपरा है, ये कई बार साइकोलॉजिकल कारण होते हैं, उसको कहीं भी इसको हम पॉलिटिकल कारण से नहीं जोड़ सकते। टोटली समाज का अपना सोच होती है, मानवीय कारण होते हैं, साइकोलॉजिकल कारण होते हैं, और वैचारिक कारण हो जाते हैं, इसमें पॉलिटिकल कारण बिल्कुल नहीं होता, और हर मैक्सिमम सीटों पर ऐसा हुआ करता है। तो मुझे लग रहा है कि रायबरेली और अमेठी में अगर सामाजिक विचारधारा, वैचारिकता जो है उसको बीजेपी, इसलिए आप देखिए कि बीजेपी लगातार उस सामाजिक वैचारिकता को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि गांधी परिवार की जो सफर पर बंदिश लगा सके। जी, दूसरा अजय जी, ये भी आप समझिए कि अगर पिछले हम चुनाव परिणाम देखें तो बीजेपी सिर्फ 2019 में ही दूसरे स्थान पर रही। इसके अलावा अगर आप
2014 की बात करें, 2009 की बात करें, 2004 के लोकसभा चुनाव की बात करें, इसके और पीछे इतिहास में जाएं तो बीजेपी वहां पर तीसरे, चौथे, पांचवे इस स्थान पर ही रही है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना ग्राफ बढ़ाया है, लेकिन अंत में वो प्रत्याशी तो कांग्रेस से ही आयातित व्यक्ति को ही बनाकर जो है बीजेपी उस किले को भेदना चाहती है। तो क्या बीजेपी का अपना कोर वोट बैंक, जबकि यहाँ पर सरकार जो है योगी की सरकार है, बीजेपी लोकसभा भी लगातार जीत रही है, वहाँ पर अच्छी सीटें जीती है 2014 और 2019 में, उसके बावजूद क्या दूसरे दल के चेहरे पर दाव लगाकर ही ये गढ़ भेदा जा सकता है क्या? नहीं, देखिए यूपी में आप अभी भी देख लीजिए कि बीजेपी का अपना कोर वोटर नहीं है। ब्राह्मणवादी है व्यवस्था, वहाँ पर समाज जाति व्यवस्थाएं हैं उसके बाद भी, लेकिन कोर वोट बैंक जो होता है वो नहीं था। इसको अभी कुछ सालों से जब बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसे उदित हुई है, तब जाकर के एक कोर बैटिंग शुरू हुई है। और अभी भी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में जाके देखिए आपकी ब्राह्मण की संख्या बहुत होगी, ठाकुरों की संख्या बहुत होगी। उसके बाद भी कोर वोटर जिसे कहते हैं बीजेपी का, संघ वाला वोटर जिसे कहते हैं, ये ऐसे फूल पर वोट, आज भी कोर वोटर वहाँ पर उत्तर प्रदेश में इसका क्या कहते हैं कांग्रेस का ही होता है। और कांग्रेस का वोटर बटा हुआ है और उसी को बीजेपी ने कैश किया। अगर बीजेपी धीरे धीरे लग रही है अपने वोट बैंक को तैयार कर रही है, मुझे लग रहा है कि जिस तरह वहाँ पे जाति समीकरणों की बात होती है, जिस तरह से तैयार किए जाते हैं पूरे समीकरण, कुछ एक आध चुनाव बाद आपको ये परिवर्तन दिखेगा कि बीजेपी का प्रत्याशी होगा, बीजेपी का वोटर होगा। अभी तो पराये प्रत्याशी के दम पर बीजेपी अपने वोटरों से, बाकी वोटरों से मिलकर के जीत हार हो जाती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक आध चुनाव कम से कम और निकलना पड़ेगा। अगर ये सरकारें बनी रहीं तो 5 साल 10 साल बाद सुशील जी आपको बदला हुआ सिनेरियो पूरा दिखाई पड़ेगा। जिस तरह आज भी लोग वोट किसी को डालने लेकिन याद करते हैं कि इंदिरा गांधी को वोट दिया है, वोट किसी भी जाने के लाल पंजा निशान पे या बैल जोड़ी पे निशान पे वोट दिया है। वो जो रटा हुआ शब्द है वो धीरे धीरे कमल निशान आज से 10 साल बाद आपको यहाँ पर कोर वोटिंग पूरी की पूरी बीजेपी की दिखाई पड़ेगी। फिलहाल तो उन्हें इस भरोसे पे ही चलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अजय जी। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ और मैं समझना चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाहेंगे। यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से ठाकुर प्रसाद यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। यादव वोट बैंक चूंकि इस एरिया में रायबरेली में भी है, एक तो यादव, दूसरा क्या है कि बहुजन समाज पार्टी का अपना एक कोर वोट बैंक है वहाँ पर, दलित वोट बैंक। तो क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला या बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के खड़े होने से और यादव प्रत्याशी के खड़े होने से क्या राहुल गांधी की राह में कांटे होंगे या कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह का सिनेरियो वहाँ पर बन रहा है, जितना हम लोग उसके बारे में समझ रहे हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, बहुजन समाज पार्टी का वोटर अगर प्रत्याशी खड़ा है वहाँ पर तो निश्चित रूप से वोट बटेंगे, क्योंकि कोर वोटर वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने तैयार किया है। दूसरा, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन जरूर किया है कांग्रेस से, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो एक वोटर है मेन, वो कांग्रेस को पसंद नहीं करता। और ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव के कहने के बावजूद, अपील करने के बावजूद वो वोट बैंक भी दरकेगा। मुझे लगता है बीजेपी की नज़र वही है कि जो समाजवादी पार्टी का वोट दरक रहा है वो, और जो बहुजन समाज पार्टी छिटक रहा है वो, और बीजेपी का अपना वोट जो है उसको, तीनों को मिला करके भले इसमें तो कोई तमाम सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़े, उसी के लिए बीजेपी तैयारी कर रही है। और मुझे लग रहा है कि अगर बहुजन समाज पार्टी को भले ये लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हों, कांग्रेस के लोग या समाजवादी पार्टी के लोग, लेकिन उसका वहाँ खड़े होना एक व्यवस्था का विषय हो सकता है। एक राजनीतिक चुनौती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के विशेष कर कैसे जो इंडिया गठबंधन पड़ा है उसके लिए हो सकती है वहाँ पर। अजय जी, एक आखिरी सवाल, और इसका सबसे बस सीधा सवाल ये है कि यदि राहुल गांधी, हालांकि चुनाव होना है, अभी मतदान होना है ईवीएम पर हम एक अगर संभावनाओं की बात करें, यदि राहुल गांधी यूपी में चुनाव जीत जाते रायबरेली से, तो उसका क्या इम्पैक्ट राहुल गांधी के कैरियर पर और यूपी पर जाएगा? और दूसरा, यदि वो चुनाव हार जाते हैं तो उनके लिए भविष्य में कितना उनके लिए यूपी में कितनी संभावनाएं फिर बनती है, और राहुल के खुद के कैरियर पर उसका क्या इफेक्ट होगा? राहुल गांधी की हार और जीत कांग्रेस और राहुल दोनों को भविष्य तय करेगी। अगर राहुल गांधी यहाँ से चुनाव हार जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह सिमट जाएगी, और कांग्रेस में जो थोड़ा बहुत जोश था उनके कार्यकर्ताओं में वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रियंका गांधी की जो डिमांड थी वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, और सोनिया गांधी घर बैठ गई हैं, और ये परिवार साउथ की तरफ मुंह कर जाएगा। और क्योंकि खड़गे जी ने जिस तरह से अध्यक्ष बनाया, बाकी जो उनके लोग थे वो वहाँ पर सक्रिय हैं, तो मुझे लगता है कि पूरा परिवार, लेकिन अगर रायबरेली से चुनाव जीतते हैं
तो ये साफ तौर पर वायनाड से इस्तीफा देंगे और रायबरेली को एक सेंटर पॉइंट मान करके उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में कांग्रेस अपने आप को सक्रिय करने की कोशिश करेगी, गांधी परिवार के दम पर अपने आप को बनाने की और उसके पॉलिटिकल सक्रियता जो थी कांग्रेस की पहले, उस पर जाने की कोशिश करेगी और वही माइलस्टोन कांग्रेस के लिए बन सकता है। अन्यथा कांग्रेस को बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तो हमने ये समझा किस तरीके से रायबरेली, चूँकि इस वक्त यूपी की सबसे हॉट सीटों में से एक है और सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ से कांग्रेस के युवराज और कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी चुनाव मैदान में हैं। और सबसे इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण ये भी बात है कि राहुल गांधी के सामने इस वक्त स्मृति ईरानी जैसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है। दिनेश प्रताप सिंह लोकल लीडर हैं, लोकल, और पिछला चुनाव में हार चुके हैं, वो मैदान में हैं। मुकाबला बहुत दिलचस्प है राहुल का, जैसा कि हमने अजय जी से समझा कि राहुल की जीत और हार के कितने मायने, ये हमें अजय जी ने समझाया। हमने जो प्रतिष्ठित या पारिवारिक या गढ़ वाली सीटें होती वहाँ पर वोटों का अंतर कम ज़्यादा होने के क्या मायने, ये भी अजय जी ने समझाया। सबकी निगाहें रायबरेली पर टिकी, हमारी भी निगाहें रायबरेली पर टिकी हैं। और ऐसे ही हम 24 की 64 में, मध्य प्रदेश में चूँकि चुनाव खत्म हो चुका है, तो हम इसी तरीके की वीवीआईपी सीटों पर लगातार चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए 24 की 64 में मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।